नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12th। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। नगर के चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में कक्षा 11 की छात्रा श्रेया तिवारी की मौत के मामले में जहां पुलिस ने आरोपित कॉलेज के प्रिंसिपल व क्लास टीचर को गिरफ्तार कर लिया, वहीं एसपी ने दावा किया कि अब तक की विवेचना में छात्रा को मानसिक प्रताड़ना दी गई, जिसके बाद छात्रा ने छत से कूदकर जान दे दी। इसके साथ ही कॉलेज के कतिपय लोगों ने साक्ष्य मिटाया। मुकदमे में धारा 306 व 201 का समावेश कर मामले की विवेचना अब भी जारी है। बताते चलें कि बीते सोमवार को नगर के हरबंशपुर स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में छात्रा की संदिग्ध अवस्था में छत से गिरने से मौत हुई थी। इस मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा प्रिंसिपल व क्लास टीचर पर दर्ज किया था। मंगलवार के बाद जिले में छात्रा की मौत के बाद से भारी आक्रोश देखने को मिला। गुरुवार को पुलिस ने इस मामले में नामजद कॉलेज के प्रिंसिपल सोनम मिश्र निवासी खत्री टोला चौक शहर कोतवाली और क्लास टीचर अभिषेक राय निवासी कृष्णा विहार गली ख्वाजा जहांपुर थाना कोतवाली जनपद मऊ को गिरफ्तार कर लिया। प्रिंसिपल के पास से छात्रा का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि हत्या के मुकदमे में आरोपी प्रिंसिपल व क्लास टीचर को गिरफ्तार किया गया। सीओ सिटी सिधारी व महिला थाने की एसएचओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। अब तक की जांच में सीसीटीवी के डीवीआर को जब्त किया गया। इसके अवलोकन से दोपहर 12 बजे कक्षा से निकलकर छात्रा प्रिंसिपल के ऑफिस में गई और फिर बाहर आने के बाद प्रिंसिपल की ऑफिस के बाहर काफी देर तक खड़ी रही। उसके बाद वो करीब 1:15 बजे तेजी के साथ सीढ़ियों के रास्ते तीसरी मंजिल पर जाना प्रमाणित हुआ। एक अन्य फुटेज में छात्रा के गिरने का वीडियो मिला है। फील्ड यूनिट में बेंजडिन टेस्ट किया, जिसमें ये प्रमाणित हुआ कि जहां छात्रा गिरी वहां ब्लड मौजूद था, लेकिन उस ब्लड को स्कूल के कतिपय लोगों ने पानी से धुल दिया। ये साक्ष्य मिटाने का अपराध है। मुकदमे में धारा 201 का समावेश भी किया गया। अभी तक की विवेचना में ये तथ्य सामने आया है कि छात्रा के पास मोबाइल मिला था, जिसकी प्रोफेशनल काउंसलिंग नहीं की गई, बल्कि अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। घटना वाले दिन भी क्लास अटेंड कराने के बजाय उसे प्रिंसिपल रूम में मानसिक प्रताड़ना दी गई, जिसके बाद छात्रा ने ये कदम उठाया। इसलिए मुकदमे में धारा 306 व 201 का समावेश कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कॉलेज को सील करने के लिए जिलाधिकारी महोदय और संबंधित विभाग को पत्राचार किया जाएगा, क्योंकि कॉलेज हमारे लिए क्राइम सीन है। घटना को लेकर प्रबंधन की भूमिका पर पूछे गए सवाल के जवाब में एसपी ने कहा कि जांच जारी है। इसमें जो भी लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 31 जुलाई को थाना सिधारी अंतर्गत चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना सिधारी पर धारा 302 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत की गई थी। इस एफआईआर में दोनों नामजद अभियुक्त जो कि स्कूल के प्रिंसिपल सुमन मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय, इन दोनों को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए जनपद न्यायालय भेजा जा रहा है। इस प्रकरण की विवेचना के लिए सीओ सिटी के पर्यवेक्षण में एसएचओ सिधारी और एसओ महिला थाना की एक टीम गठित की गई थी। इनके द्वारा पूरा साक्ष्य संकलन किया गया है। अभी तक के साक्ष्य संकलन के दौरान विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरा और उसके डीवीआर जब्त करते हुए सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है। फुटेज से 31 जुलाई को लगभग 12 बजे के बाद से छात्रा का प्रिंसिपल के कमरे में जाना, बाहर आना, कमरे के बाहर काफ़ी देर तक खड़े रहना और लगभग 1:15 बजे के आसपास प्रिंसिपल के कमरे से तेज़ी से सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाते हुए तीसरी मंजिल पर जाना प्रमाणित हुआ है। एक अन्य फुटेज में छात्रा के गिरने का वीडियो भी प्राप्त हुआ है, जिसको विवेचना में शामिल किया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान बेंजडीन टेस्ट किया गया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि जिस जगह पर छात्रा गिरी थी वहाँ पर ब्लड की मौजूदगी थी, लेकिन उस ब्लड को स्कूल के कतिपय लोगों द्वारा वहाँ से साफ़ कर दिया गया था, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि इस जगह को पानी डालकर साफ़ करने का प्रयास किया गया है। यह साक्ष्य मिटाने का अपराध है, इसीलिए धारा 201 आईपीसी का समावेश भी इस विवेचना में किया गया है। वादी पक्ष से कुछ ऑडियो भी पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जिनको विवेचना में हमारे द्वारा शामिल किया गया है। छात्रा के मोबाइल को प्रिंसिपल के पास से आज सुबह बरामद कर लिया गया है। इस मोबाइल में जो सिम लगा है वो छात्रा के पिता के आईडी पर लिया गया है और सीडीआर एनालिसिस से ये प्रमाणित हुआ है कि ये मोबाइल छात्रा के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी तक की विवेचना से बात प्रकाश में आई है कि अभियुक्तों द्वारा छात्रा के पास मोबाइल मिलने की बात को लेकर प्रोफेशनल काउंसलिंग ना करते हुए इसकी बजाय अत्यंत ही इनसेंसिटिव और अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। घटना वाले दिन भी छात्रा को उसकी क्लास अटेंड कराने के बजाय
प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, सजा के रूप में उसको प्रिंसिपल रूम के बाहर काफ़ी देर तक खड़ा रखा गया। इसी मानसिक प्रताड़ना और सार्वजनिक रूप से प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़े होने में छात्रा को महसूस हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि जो उसके सहपाठी हैं उसमें बेइज्जती उसको महसूस हुई होगी। इन्हीं सब मानसिक प्रताड़नाओं के कारण उसके द्वारा तब तक वहाँ से निकलते हुए और ऊपरी मंजिल पर जाकर वहाँ से कूदकर आत्महत्या कर ली गई। अभी तक की विवेचना से जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके आधार पर धारा 306 और 201 आईपीसी के अपराध में इनके रिमांड के लिए इनको कोर्ट भेजा जा रहा है। पुलिस की विवेचना अभी जारी रहेगी। जो स्कूल है उसके स्टाफ और इच्छुक छात्राओं के बयान भी अंकित किए जाएंगे। विवेचना को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से साक्ष्य संकलित करते हुए गठित टीम द्वारा संपादित किया जाएगा। अगर किसी अन्य व्यक्ति का भी नाम इसमें प्रकाश में आता है तो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, अभी जैसे उसकी गार्जियन आएगा तो उनका एक तरह से रेप की आशंका होनी चाहिए, पीएम में ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो अवलोकन किया गया है और अन्य साक्ष्य संकलित किए गए हैं उससे इस प्रकार का कोई भी साक्ष्य अभी तक पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ है। परिजनों का बयान विस्तृत रूप से लिया गया है। उस बयान में जितनी भी बातें उनके द्वारा की गई है हर एक बिंदु पर बहुत अच्छे तरीके से विवेचना करते हुए आगे विवेचना संपादित की जाएगी। प्रबंधन की क्या भूमिका रही, जैसे क्लास टीचर और प्रिंसिपल करना हुआ, प्रबंधन का भी कार्रवाई की मांग कर रहे थे? ये जो परिजनों ने जो बयान दिए हैं और अन्य साक्ष्य संकलित किए गए हैं, क्योंकि अभी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास जो इतना सीसीटीवी फुटेज है जिसका हम लोग अवलोकन करेंगे। अभी सीसीटीवी फुटेज वो देखा गया है जो प्रिंसिपल के रूम का घटनास्थल के आसपास का है, उसका अवलोकन करके साक्ष्य में शामिल किया गया है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो भी लोग शामिल होंगे, जिसकी जो भी भूमिका होगी, उन सबको गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई की जाएगी। स्कूल पर कोई कार्रवाई करने की कोई कार्रवाई? इसके लिए डीएम साहब को पत्राचार किया जाएगा, संबंधित विभाग को पत्राचार किया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए वो एक क्राइम सीन है और क्राइम सीन से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य प्रॉपर तरीके से संकलित किया गया है, उसको भी फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा। उसके अलावा जो भी प्रशासनिक कार्रवाई उसमें होनी है उसके लिए संबंधित विभाग को लिखा पढ़ी में सूचित किया जाएगा। आजमगढ़ शहर के हरबंशपुर में स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में बीते सोमवार को कक्षा 11 की छात्रा श्रेया तिवारी की मौत के मामले में पुलिस ने गुरुवार को मुकदमे में नामजद कॉलेज के प्रिंसिपल सोनम मिश्रा निवासी खत्री टोला चौक, आजमगढ़ और क्लास टीचर अभिषेक राय निवासी कृष्णा विहार गली ख्वाजा जहांपुर थाना कोतवाली जनपद मऊ को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद शहर कोतवाली में मीडिया के पूछे गए सवालों पर जवाब देते हुए प्रिंसिपल सोनम मिश्रा ने कहा कि मैंने अपनी जॉब की, अगर जॉब करना गलत है तो मैं गलत हूँ, अन्यथा नहीं। छात्रा को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया गया। छात्रा के बैग में फोन मिलने के बाबत उसके परिजनों को अवगत कराया गया। छात्रा को कक्षाओं में घुमाकर उसे अन्य छात्रों के सामने मोबाइल संबंधित आरोपों से अवगत कराने की बात सरासर झूठ है। मोबाइल मिलने के बारे में पहले पिता को फोन किया गया। जब लड़की ने मां को बुलाने की बात कही तब उसकी मां को सूचित किया गया तो उन्होंने कुछ देर में आने की बात कही। इस बीच छात्रा श्रेया द्वारा इस तरह का फैसला ले लिया गया जिसका हम सबको तनिक भी अंदेशा नहीं था। और रही बात पिता द्वारा फटे हुए कपड़ों को लेकर आरोप लगाने की, तो घायल होने के बाद जब बच्चे को एम्बुलेंस में रखा जा रहा था तो उस समय उसके कपड़े फट गए। अगर अपनी जॉब करना गलत है तो शायद मैंने गलत किया है, और अगर अपनी जॉब करना गलत नहीं है तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जॉब में ये होता है कि मोबाइल मिला, उसी को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ। जी, तो आप गार्जियन को बुला सकती हैं? गार्जियन को बुलाया गया था। तो उस दिन तो नहीं बुलाया गया था? उसी दिन बुलाया गया था गार्जियन को, लेकिन गार्जियन नहीं आए। कि बच्ची जो है, बच्ची ने डिनाई कर दिया था कि हमारा फ़ोन नहीं है। मैं उस दिन उपस्थित नहीं थी। जब उस दिन मैं उपस्थित हुई मैंने उनको बुलाया। उनकी मम्मी ने ये बोला कि हमारा बच्चा सनबीम में पढ़ता है, 1:30 बजे छुट्टी होगी तो उसको लेके फिर मैं बच्ची को लेने आऊँगी। बस परिजनों का आरोप है कि लगातार 3 दिन तक टॉर्चर किया बच्चों को। अब परिजन क्या कह रहे हैं मैं क्या बता सकती हूँ। मैं तो अपनी बात बताऊंगी कि ऐसा हमारे यहाँ होता नहीं। 44 साल पहले का स्कूल चल रहा है, आज का स्कूल है हमारा। ये बताइए, क्लासरूम में भी बच्ची को ले जाके सबको पहचाना गया कि यही बच्ची है, इसी ने जो है मोबाइल निकाला। वो मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी थी, कैसे क्लासेस में लेके जाया गया? मतलब बच्चे वहाँ के भी कह रहे हैं। बच्चे ऐसे हमारे बहुत भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा मैडम, एक सवाल ये बताइए, दोनों तरफ का पक्ष होता है। पुलिस ने कहा है कि छात्रा आपके ऑफिस के बाहर घंटों खड़ी थी, अंदर गई, फिर आपके ऑफिस से निकलकर बाहर गई। आखिर अंदर ऐसा क्या हुआ था? आपसे किसी तरह के हाव-भाव हुआ था? किस तरीके की बात हुई? घंटों तो नहीं खड़ी रही, 15 से 20 मिनट मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी रही। वजह क्या थी? यही वजह थी कि उनकी मम्मी, मैं अपने बच्चों को बाहर ही रहती हूँ कि मेरे सामने रहेंगे, माँ बाप आएंगे भाई हम दे देंगे उनको वापस। तो बच्चा क्लासरूम में क्यों नहीं बिठाया गया? भाई क्लासरूम में जाके बच्चा क्या कह दे क्या ना कह दे, कोई अफवाही उड़ा दे, इसी चक्कर में हम लोग क्लास में नहीं भेजते हैं। घटना घटती हो गई, फिर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की हुई।
साक्ष्य मिटाने की हाँ, कोशिश? वहाँ से बुलेट हटाया गया, वहाँ से धुलाई की गई, घर वालों को सूचना लेट से दी गई कि आपकी नहीं, बच्ची गलत कह रहे हैं, सब गलत कह रहे हैं। एसपी सर ने बयान दिया है अभी, पूरा है आपके पास। ये मैंने सुना तो पत्रकारों के अंदर नहीं नहीं, जाने दिया गया, पत्रकारों को आगे आप लोगों को कौन बुलाया? अब ये तो मैं नहीं बता सकती, मैं अंदर थी, मुझे नहीं साक्ष्य पता। मिटाने वाली बात क्या है? नहीं, वो गलत है, एकदम गलत है। कोई साक्ष्य वाक्ष्य नहीं मिटाए हम लोगों ने। तो क्या कहेंगे, जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं इसकी क्या सफाई किस तरह की? भाई देखिए, ये आरोप जो लगा हुआ है, मैं वही कहूँगी कि अगर अपना जॉब करना गलत है तो ठीक है, गलत है, और मैंने अगर अपना जॉब किया है तो मैं सही हूँ। मैंने ही गार्जियन को फ़ोन किया था कि ताकि बच्ची जो है जो भी उसके पास मोबाइल मिला है तो गार्जियन आए और उस साक्ष्य को देखें कि बच्ची के साथ ये मोबाइल अनवांटेड तरीके से मिला है, तो उसको समझेंगे तो गार्जियन अपना जो भी आगे निर्णय लेना होगा लेंगे। तो मैं क्लास टीचर था, मैंने क्लास टीचर के रूप में गार्जियन को फ़ोन किया और गार्जियन ने, उनकी मम्मी ने ये बोला कि मैं अपने छोटे बच्चे को सनबीम स्कूल से लेकर के जब आऊँगी तो मैं आकर के और फिर आप लोगों से मुलाकात करूँगी। और उसी 10 मिनट या 15 मिनट के अंतराल में बच्ची ने इस तरीके का डिसीजन ले लिया। लेकिन वहाँ तो गार्जियन ये कह रहे हैं कि हमको पहले, हम यही हमारी दुकान है चौक पे, हमने कहा कि हम आ रहे हैं, दुकान नहीं, आप गार्जियन जैसे माँ को भेजिए, जैसे माँ को बताया गया कि नहीं फादर को भेजिए, जैसे आप लोग 1-1.5 घंटे गुमराह करते ऐसा कुछ नहीं है। जो 12:30 बजे के आसपास जब 6th पीरियड चल रही थी तो मैंने ही फ़ोन किया सबसे पहले जो है पिता को उनके। तो चूँकि लड़की ने रिक्वेस्ट ये किया, बच्ची ने खुद रिक्वेस्ट किया कि मेरे पिताजी को न बुलाया जाए, मेरी माताजी को बुलाया जाए। तो उस चीज़ को मतलब सिक्योर करने के लिए, बच्ची है, माँ से ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, पिता से कम कंफर्टेबल रहेगी, तो इस वजह से हमने ये डिसीजन लिया कि सर आप एक काम करिए, मम्मी का नंबर हो तो दे दीजिए, क्योंकि पिता का ही नंबर हमारे पास था। तो मैंने खुद उनसे बोला, तो कहें ठीक है आप ले लीजिए नंबर। तो नंबर लिया, फिर मैंने उनकी मम्मी से बात किया, तो उनकी मम्मी बोली कि 1:30 बजे के बाद मैं बच्ची को लेके आ जाऊँगी, छोटे बच्चे को। तो अब उसी का इंतज़ार हम लोग कर रहे थे और उसके बाद मैं अपने क्लासेस में चला गया। 7th पीरियड चल रही थी, मैं पढ़ा रहा था और 10 से 15 मिनट का जो भी डिफरेंस हुआ, उसी डिफरेंस में ये घटना। और उसके बाद 1-1.5 घंटा गुमराह करते कि बच्ची मर चुकी थी। गुमराह ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई गुमराह नहीं किया है। मैटर यहाँ पे ये था कि बच्ची जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके साथ हॉस्पिटल ले जाएंगे। पहला काम तो ये है हमारा कि पहले हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे ना, तो पहले तो वही किया गया, पहले उसको बचाने की कोशिश की गई। रमा हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ उन्होंने मना कर दिया, तो हम लोगों ने सोचा हो सकता है इनके पास फैसिलिटी ना हो, तो फिर लाइफ लाइन ले गया आदमी, तो वहाँ भी जब कर दिया गया। तो ये सब काम में तो 5 मिनट तो लगेगा नहीं सर, अगर आप इतना यहाँ वहाँ दौड़ेंगे तो कम से कम 15-20 मिनट 25 मिनट तो लग ही जाएंगे। और तो ये भी आरोप था कि बच्ची के साथ और तब तक कुछ गलत हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन्होंने ऐसा आरोप लगाया है तो वो उनकी, मतलब अब क्या मैं कहूँ, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, चूँकि हॉस्पिटल ले जाते समय एम्बुलेंस में उसके कपड़े जो है फट गए थे, उसको फिर हम लोगों ने ढका। हमारा उद्देश्य यही था कि उसको सेफ रखा जाए और ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा सोच रहे हैं गार्जियन तो या तो कहीं किसी बहकावे में आए हैं, या तो उनका उद्देश्य बदल गया हो, या तो भ्रमित हो। अच्छा, जो भी हो, जो मोबाइल मिला या कुछ मिला तो आपने प्रबंधन को सूचना दिया था? ठीक है, आप लोग वहाँ मजिस्ट्रेट देख रहे हैं, आप लोग प्रशासनिक देख रहे हैं, लेकिन क्या प्रबंधन को जानकारी में विश्वास में लिया था? तुरंत कैसे प्रबंधन को, जैसे मोबाइल की जो चेकिंग होती है, रूटीन चेकिंग होती है, हर स्कूलों में होती है। ये कोई हमारे स्कूल में नहीं हो रहा है कि अब स्कूल में बच्चे मोबाइल ले आना किसी भी स्कूल में अलाउड नहीं होगा, सभी लोग जानते हैं। तो बस ये उद्देश्य था कि रूटीन चेकिंग में है, महीने में 15 दिन में कभी कभी ऐसे रूटीन चेकिंग हो जाती है। तो फ्राइडे को हुआ था, शुक्रवार को चेकिंग, उस दिन मैम अब्सेंट थी। तो अब हम कैसे डिसीजन लें, तो मैम से बात हुई तो मैम बोली हम सोमवार को आएंगे, फिर उस पर जो भी आगे करो। तो 2 दिन छुट्टी हो गई, शनिवार और रविवार, तो सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। तो 2 दिन तो किसी ने कुछ किया ही नहीं, कोई एक्टिविटी ही नहीं थी। जो भी हुआ वो सोमवार को हुआ। सोमवार को आने के बाद पहले वाइबा था, मैंने फर्स्ट पीरियड से, मैं खुद क्लास टीचर हूँ, मैंने वाइबा लिया फर्स्ट पीरियड में उस बच्ची का और अच्छे से उसने वाइबा दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। 5th पीरियड लंच के बाद जो है, 5th पीरियड के बाद फिर 6th पीरियड में मेरी पीरियड फ्री रहती है, तो उसी समय मैम ने बुलाया कि जो है देखिए ये मोबाइल इनकी पकड़ी गई है और आप इनके गार्जियन को फ़ोन कर दिए। चूँकि अब मैं ही क्लास टीचर हूँ तो मेरे ही पास नंबर होगा। तो मैं गया स्टाफ रूम में बैठा, फिर वहाँ पे रजिस्टर ओपन किया, फिर पिताजी का नंबर था इनके, मैंने पिताजी को फ़ोन किया तो बोले कि आप मुझे बता दीजिए मैं ही आ जाऊँ। तो मैं कहा आप दुकान छोड़ के क्यों आएंगे, छोड़िए, नॉर्मल सी बात है, जो है मम्मी को मम्मी का नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, वो आ जाएंगे। बस यही बात थी। फिर उनके माताजी को फ़ोन किया गया तो बोलें कि सर 1:30 बजे छोटे बच्चे की छुट्टी होती है, मैं उसको लेकर के आऊँ। मैं कहा कोई बात नहीं, अभी समय है, आप आराम से आ जाइए। अच्छा, बस यही कह करके मैं 7th पीरियड, भाई 6ठी पीरियड में 30-35 मिनट का होता है, तो ये करके मैं अपने 7th पीरियड क्लास ले रहा था। और जब 7th पीरियड चल रही थी, 10 या 15 मिनट बीते होंगे 7th पीरियड का,
उसी समय दुर्घटना हो गई। और उनके गार्जियन भी फिर मुझे लगता है 140 या 145 तक आ गए थे जब ये घटना हुई। तो कोई अंदेशा नहीं था कि बच्ची इस तरह से ऐसा कुछ नहीं अंदेशा था। ऐसा कोई अंदेशा अगर होता तो हमारे भी बच्चे हैं और हम लोग शिक्षा का काम कर रहे हैं ना, बच्चों को समझाना बचाना यही हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा हम मारने का तो काम करते नहीं हैं, बच्चों को बचाने का काम करते हैं। जी। छात्रा की मौत के मामले में चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय की गिरफ्तारी के बाद छात्रा के पिता ऋतुराज तिवारी और मां नीतू तिवारी ने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जाहिर किया। पिता ऋतुराज तिवारी ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने हमारा काफी साथ दिया। एसपी सर ने इस पर वार्ता करके सच्चाई पेश की। घटना में अगर और भी लोग शामिल हैं तो जांच कर उन पर भी कार्रवाई की जाए। वहीं मां नीतू तिवारी का कहना है कि पुलिस प्रशासन से हमें न्याय मिला है, उम्मीद है कि न्यायपालिका से भी न्याय मिलेगा, जिससे कि आगे किसी और की बेटी के साथ ऐसी घटना ना हो सके। सर इस कार्रवाई सर मैं बहुत संतुष्ट हूँ और पुलिस प्रशासन ने काफ़ी हमारा साथ दिया, जो सच है उसको साथ दिया सच का। और खास करके सर एसपी सर ने बहुत हमको अच्छा वो हुआ कि मतलब जो सच्चाई है उन्होंने उसको जो है पेश किया। और आजमगढ़ के जनता का भी बड़ा योगदान रहा इसमें जो है। और आगे भी मैं चाह रहा हूँ कि जो सच्चाई हो उस पर प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके दोषियों को जो है सज़ा मिले और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जो सबसे ज़्यादा सज़ा है वो मिले, न्याय मिलेगी। क्या चीज आपका? मुझे जज साहब से भी न्याय मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मेरी बेटी के साथ जो तर्तीब हुई है वो कोई और बेटी के साथ न हो पाए। दीवानी न्यायालय के डिप्टी नाजिर जितेंद्र यादव गुरुवार को न्यायालय परिसर में विद्युत कंट्रोल रूम में एमसीबी ब्लास्ट होने से झुलस गए। आनंद फानन में जितेंद्र यादव को सहयोगी कर्मचारियों ने तत्काल सिधारे स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार किया गया। नवजात कर्मचारी के झुलसने की सूचना मिलते ही अपर जिला जज सतीश द्विवेदी, रामानंद, ओम प्रकाश वर्मा, नजारत इंचार्ज अपर जिला जज जैनेन्द्र कुमार पांडे, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव धनंजय कुमार मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत कुमार सरोज, जिला जज संजीव शुक्ला समेत कई न्यायिक अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचे तथा उनके उचित इलाज के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दीवानी न्यायालय परिसर में 24 घंटे निर्बाध रूप से विद्युत सप्लाई के लिए अलग से लाइन लगाई गई है, जिसके लिए न्यायालय परिसर के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर ट्रांसफार्मर लगाया गया है। वहीं से पूरे न्यायालय परिसर को विद्युत सप्लाई की जाती है। गुरुवार की सुबह बिजली न रहने पर जनरेटर से आपूर्ति की जा रही थी। लगभग 10:30 पर बिजली आ जाने पर डिप्टी नाजिर जितेंद्र यादव जब एमसीबी ऑन कर रहे थे तभी एमसीबी ब्लास्ट कर गई और आग लग गई। इस आग से जितेंद्र यादव बुरी तरह से झुलस गए। धमाके की आवाज सुनकर सभी कर्मचारी कंट्रोल रूम की तरफ भागे और जितेंद्र यादव को तत्काल हॉस्पिटल ले गए। घटना ये घटी कि लाइट कटी हुई थी, हमारे सहायक नाजिर सर वहीं खड़े थे लाइट के पास, तो वहाँ पे जनरेटर चालू कर दिया। जनरेटर चालू हो गया था तो वहीं खड़े होकर देख रहे तो कुछ गड़बड़ी थी, उसमें लाइट आ गई और जो लाइट का वो पूरा बॉक्स रहता है जिसमें लाइट आती है पहले पूरा उड़ गया, पूरा आग लग गई। उन्हीं की वजह से, आग की वजह से उनका पूरा शरीर जल गया कपड़ा उपड़ा के साथ। जितेंद्र कुमार यादव, सहायक नाजिर। जनरेटर चालू नहीं करते थे, उनका जिम्मेदारी मतलब वो देख रेख करना था। वही गए थे देखने कि लाइट कटी है तो क्यों कटी, क्या हुआ। अभी हुआ होगा लगभग 10:30 बजे, 10:30। नहीं कोई और नहीं घायल हुआ, लोग थे लेकिन वहाँ से हट गए थे। तब लेके गए हैं लोग, देखिए अभी कहाँ लेके पहुँचते हैं। पूरा शरीर का पैंट जल गया है, पूरा फेस पे पूरा आ गया, हाथ पूरा जल गया है एक साइड का। हाँ ज़्यादा जल गए हैं पूरा। वहीं ग्लोबल हॉस्पिटल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुभाष सिंह ने बताया कि डिप्टी नाजिर जितेंद्र यादव लगभग 25 से 30% जल गए हैं। उन्हें बेहतर उपचार प्रदान किया जा रहा है। फिलहाल 24 से 48 घंटे कुछ भी कहना मुश्किल है। हाँ, एक सुबह एक इलेक्ट्रिकल बर्न आया हुआ है। जितेंद्र यादव जी पेशेंट हैं वो, और उनको दोनों हाथ जला हुआ है, फेस जला हुआ है, बायलेटरल थोड़ा सा पैर पे जला हुआ है दोनों। लगभग आप 25 से 30% बर्न है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिकल बर्न है तो इलेक्ट्रिकल बर्न पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। स्किन के अलावा भी वो हार्ट पे
करता है, किडनी पे इफेक्ट करता है, तो उसके बारे में हम उस पर मॉनिटर कर रहे हैं। और अभी बहुत ही जल्दी है इसके बारे में कोई कमेंट करना, जो कमेंट करना बहुत ही जल्दी है। तो अभी हम उनको मॉनिटरिंग में रखे हुए हैं, ड्रेसिंग्स हो गई है, अभी तक के जो पैरामीटर्स हैं वो ठीक हैं और स्वस्थ लग रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल बर्न का केस है, तो चूंकि उनके पूरे शरीर पे इफेक्ट पड़ा होगा, तो हमें 24 to 48 आवर्स कुछ उनके बेटरमेंट के कुछ भी कहने के लिए अभी हमें चाहिए होगा। और उसके लिए उसके सभी कुशल क्षेम के लिए सारा न्यायालय भी आया था, डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी आए थे और सभी जज लोग आए थे और उसके लिए चिंतित हैं। उन्होंने कहा था कि इस ट्रीटमेंट में किसी भी तरह का होगा वो सहयोग करेंगे और सारे बेस्ट ट्रीटमेंट हम लोग की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और बर्न यूनिट मेरे अंदर ही आती है, तो मैं खुद इसको निगरानी कर रहा हूँ। और 25 से 30% बर्न है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल बर्न है, तो इलेक्ट्रिकल बर्न उस तरह से नापा नहीं जाता है। इलेक्ट्रिकल बर्न के पैरामीटर्स अलग होते हैं, क्योंकि वो किडनी पे भी इफेक्ट करता है, वो हार्ट पे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रिकल करंट पूरे बॉडी से गुजरती हैं। तो उस एंगल से हम लोग देख रहे हैं। हमारे फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट ने भी उनको देखा है, तो ECG में कार्डियक में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो उसके हिसाब से भी ट्रीटमेंट हो रहा है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में बुधवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में मनरेगा कन्वर्जेंस विभागों, पंचायती राज, सिंचाई उद्यान, वन विभाग, मत्स्य पशुपालन विभाग आदि की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि मनरेगा के माध्यम से कार्यों को कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत खड़ंजा निर्माण, नाली निर्माण अधिकारियों को मनरेगा के माध्यम से कराएं। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग के अंतर्गत नहरों की सिल सफाई, मत्स्य विभाग के अंतर्गत तालाब निर्माण का कार्य मनरेगा से कराने हेतु प्रस्तावित करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि वृक्षारोपण के उपरांत मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत जॉब कार्ड धारकों के माध्यम से पौधों को संरक्षित कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से विभागों के अंतर्गत कार्य कराने से पंजीकृत जॉब कार्ड धारक परिवारों को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि विभागों में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्यों को चिन्हित कर मनरेगा के माध्यम से ग्राम पंचायतों के अंतर्गत कार्यों को कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना अंतर्गत दुर्बल आय वर्ग के लाभार्थियों को सुपुर्द किए गए गोवंश के रखरखाव हेतु पात्र लाभार्थियों के पशु आश्रय का निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उन्होंने सभी मनरेगा कन्वर्जेंस विभागों से कहा कि अपने अपने विभागों से संबंधित कार्यों को लक्ष्य के अनुरूप कराने हेतु अधिक से अधिक प्रस्ताव उपलब्ध कराएं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री आजाद भगत सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। श्रेया प्रकरण को लेकर आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंप ज्ञापन के जरिए अपने आप में निजी विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की सुरक्षा के मानकों की खुलेआम अवहेलना को लेकर जहां आवाज उठाई, वहीं श्रेया के हत्यारे को फांसी और परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की। पूर्वांचल प्रांत के प्रभारी राजेश यादव ने कहा कि निजी विद्यालय चिल्ड्रन कॉलेज हरबंशपुर की छात्रा श्रेया तिवारी द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में स्कूल की छत से गिरकर हुई मौत का मामला निंदनीय व शोचनीय है, जिसमें स्कूल प्रशासन ने मृतक छात्रा के परिजनों को घटना की सही सूचना न देकर उन्हें गुमराह किया। भले ही प्रधानाचार्य और क्लास टीचर को सजा दी गई, लेकिन ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए शिक्षा विभाग को कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि निजी विद्यालयों की मनमानी प्रशासन के संरक्षण में चल रही है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में निजी विद्यालयों को कोरोना काल में वसूली गई फीस वापस करने का आदेश पारित किया, जिसको लागू कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। आम आदमी पार्टी द्वारा बार बार इसको लेकर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन विद्यालयों की साजिश में आकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रकरण में मृत बच्ची श्रेया के अभिभावकों को क्षतिपूर्ति के रूप में शासन से 50 लाख तत्काल दिए जाएं। जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि जिले के सभी विद्यालयों में बच्चों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए बड़े प्रबंध किए जाएं और स्कूल प्रशासन की जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने कहा कि अगर मांगों पर आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। श्रेया तिवारी की घटना से आप सब लोग अवगत हैं और इस ज़िले के विद्यालय चिल्ड्रन कॉलेज में वो पढ़ती थी और उसकी परसों मौत हुई है, संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। और विद्यालय जहां अभिभावक अपने बच्चों को भेज करके और निश्चिंत रहता है कि बच्चा वहां आज गया हुआ है, वो शिक्षित हो रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है और उसके लिए अभिभावकों से विद्यालय मोटी फीस लेते हैं। हर अभिभावक निश्चिंत रहता है, लेकिन आज
पूरे प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, घटना मेरे आजमगढ़ की है। प्रदेश के विद्यालय एक मोटी फीस लेने के बाद भी बच्चों के जीवन की कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं। श्रेया की जिस तरह से मौत हुई, उसमें ये प्रकरण है, उसमें जो तथ्य सामने आ रहे हैं, मौत के बाद साक्ष्य को मिटाने का काम कोई दूसरा नहीं, विद्यालय प्रशासन ने किया। ये एक आपराधिक कृत्य है। साक्ष्य मिटाया। वहीं बगल में उनके चाचा, श्रेया के चाचा एक विद्यालय में पढ़ाते थे, बगल में ही उनको जानकारी थी, लेकिन सूचना नहीं दी गई उनको। श्रेया की मां बिलख रही है, उनके पिताजी बिलख रहे हैं और उनको बुला करके गुमराह किया जा रहा है कि इस अस्पताल में जाओ, उस अस्पताल में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। और जब पत्रकार बंधु आप सारे हैं, आप सबको अच्छी तरह से पता है कि 1.5 घंटे तक गेट बंद करके और साक्ष्य मिटाया गया। तो इस तरह का आपराधिक कृत्य अगर विद्यालयों के अंदर होगा तो हम सभी अभिभावकों के लिए यह गंभीर चिंता का विषय है। और इस सरकार में जहां महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, वहां अब अगर विद्यालयों में भी ये बात आएगी सामने तो यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। और आज इसको लेकर के हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा है और हमने मांग की है कि इस विद्यालय प्रशासन से वसूल करके 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में श्रेया के माता पिता को दिया जाए और जिले भर के जितने विद्यालय हैं वहां पर यह सुनिश्चित हो कि जितने भी सुरक्षा के मानक हैं वो कंप्लीटली कायदे से वहां पर लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए हैं। जो ऊंची इमारतें हैं वहां पर बैरिकेटिंग है कि नहीं है, ताकि बच्चा खेलते हुए जाए और वहां से गिर जाए और उसके प्राण चले जाएं या उसका हाथ पैर टूट जाए। ये किसकी जिम्मेदारी है? हम अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि आप पत्रकारों की जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, प्रशासन की जिम्मेदारी है ये। और वो बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे इस शहर को वीरान कर गया। जी हाँ, श्रेया की मौत ने हर एक शख्स को झकझोर के रख दिया है। पूरा जन समुदाय सदमे में है। लोग बेहद दुखी हैं और उसे अपनी अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसी क्रम में बुधवार को श्रेया के समर्थन में उसके क्लास की दोस्तें, स्कूल के बच्चे बच्चियां, युवाओं समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च नरौली तिराहे से शुरू होकर कुंवर सिंह उद्यान तक पहुंचा, जहां पर लोगों ने श्रेया तिवारी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों में स्कूल की संवेदनहीनता के प्रति जबरदस्त आक्रोश दिखाई दिया। सभी ने श्रेया तिवारी के मामले में उसके परिजनों के साथ एकजुटता दिखाई। श्रेया तिवारी के साथ पढ़ने वाली बच्चियों ने कहा कि उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई। शुक्रवार को उसके बैग से मोबाइल मिली थी, लेकिन उसको सोमवार को फिर बुलाया गया। उसको टॉर्चर करके पूरे स्कूल में घुमाया गया और ये भी कहा गया कि उसके बैग से गलत चीज मिली है, जबकि वो गलत चीज उसकी नहीं थी। सभी ने मांग की कि श्रेया तिवारी को न्याय मिलना चाहिए। छात्राओं ने कहा कि श्रेया को 5वीं घंटी में क्लास से दाई लेकर प्रिंसिपल के रूम में गई। उसके बाद 7वीं घंटी में वो छत से कूद गई। मामले में जो कहा जा रहा है कि श्रेया प्रिंसिपल के रूम से दोबारा क्लास में आई, ये बात गलत है। वो जब क्लास से निकली तो दोबारा क्लास में नहीं पहुंची। इसके अलावा कैमरे को क्यों हटा दिया गया, ये भी उनका सवाल है। उन्हें जानना है कि प्रिंसिपल के रूम में क्या हुआ था। इस प्रकार से श्रेया तिवारी की हत्या होती है, जिस प्रकार से ये दुर्घटना घटती है, आजमगढ़ में बिल्कुल निंदनीय है। आजमगढ़ के प्रतिष्ठित विद्यालय में इस प्रकार की घटना घटना निश्चित तौर पे निंदनीय है और सोचनीय विषय। जिस प्रकार से वहाँ के प्रधानाध्यापक द्वारा, जिस प्रकार से क्लास टीचर द्वारा, वहाँ के टीचर द्वारा बच्चे को प्रताड़ित किया गया, जैसा कि परिवार बता रहा है, परिवार के साथ साथ आज आप सोशल मीडिया पर देखें तमाम ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं। तो यह बिल्कुल भी अब इसको आप परे नहीं मान सकते हैं। दोष है प्रशासन का, वहाँ के जो प्रशासनिक लोग हैं स्कूल के, उनकी गलतियाँ, जिन गलती की वजह से आज हमारी बिटिया हम लोगों के बीच में नहीं है। और आजमगढ़ के तमाम प्रतिष्ठित लोग, अभिभावक महासंघ के लोग, तमाम छात्र नेता, तमाम युवा साथी आज यहाँ इकट्ठा हुए। सभी ने मिलकर के संकल्प लिया है और सभी लोग न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और आज यहाँ श्रद्धांजलि हमने नरौली तिरंगा तिराहे से आज कुंवर सिंह उद्यान तक हमने ये श्रद्धांजलि कैंडल मार्च लगाया। का उद्देश्य है कि जो हमारी दोस्त है उसे श्रेया को न्याय मिलना चाहिए। उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। क्या आप लोग उसी क्लास में पढ़ते हैं? हाँ। कैसे क्या हुआ था उसमें? जी, उसे 5वीं बेल में बुलाया गया था। हाँ। फिर वो, जैसा कि न्यूज़ में दिया जा रहा है कि वो उसको फिर क्लास में भेजा गया था। जी, उसे क्लास में नहीं भेजा गया था। इसका गवाह ये लोग भी हैं। हम लोग हैं। उसे क्लास में नहीं भेजा गया था।
तो फिर 7वीं बेल में वो वहाँ से कूद गई थी और हमें जानना है कि प्रिंसिपल ऑफिस में क्या हुआ कि वो कूदी है और कैमरा निकाल दिया गया क्यों। और गर्ल्स टॉयलेट में कैमरा लगा है, टॉर्चर इतना किया जा रहा है। कौन दोषी है इसका? प्रिंसिपल मैम है, अनुकृति मैम है और अभिषेक सर है। क्या चाहती आज आपने कैंडल बाहर निकाला है? हाँ, आज कैंडल हम अपनी दोस्त के लिए निकाले हैं जिसके साथ अन्याय हुआ है। क्या हुआ? उसके बैग में फ़ोन मिला था तो मैम फ्राइडे को बुलाई थी, तो फिर फ्राइडे को कुछ नहीं हुआ, फिर मंडे को बुलाई, फिर मंडे को 5th बेल में आई दाई आंटी, उसको लेके गई, फिर वो 7th आई नहीं वो, फिर उसके बाद वो 7th बेल में कूद गई। और अनुकृति मैम जो है उसके बैग में फ़ोन मिला था और पता नहीं कुछ गलत चीज़ मिली थी, उसको पूरे स्कूल में घुमाई है, क्लास में ले जाके। वो गलत चीज़ उसकी नहीं थी, आप लोग क्या चाहती हैं? उसको अन्याय मिले। विशाल भारद्वाज ने आज सौसैया अस्पताल लालगंज व 132 केवी विद्युत उपकेंद्र लालगंज का किया निरीक्षण। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने लालगंज के अंतर्गत अहरोला, छिजिरपुर एवं कैथी शंकरपुर में अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज परिसर में बने सौसैया अस्पताल के निरीक्षण के दौरान डॉक्टर राम आशीष सिंह यादव, सर्जन डॉक्टर शिव कुमार यादव, डॉक्टर अख्तर हुसैन व मोहम्मद इस्माइल डेंटल हाइजीनिस्ट अनुपस्थित पाए गए। वहीं डॉक्टर शालिनी राय व डॉक्टर संतोष तिवारी मेडिकल लेकर छुट्टी पर पाए गए। 2 डॉक्टरों ने सौसैया अस्पताल में ज्वाइन नहीं किया। जिलाधिकारी ने दवा वितरण कर रहे कर्मचारियों के बारे में पूछने पर चीफ फार्मासिस्ट ने बताया कि सीएमओ के निर्देश पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन, क्लास नर्सरी टू 12, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, एफिलिएटेड टू यूपी बोर्ड, एक्सीलेंट टीचिंग मेथड, conducting various competitions, co-curricular activities, ensure overall growth of your child, complete education with confidence, well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound, transport facility available, खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़, एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10, CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़, सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़।